सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो जरूरी जानकारी है, जरूरी ऑर्डर्स हैं, जरूरी अपडेट्स हैं, वो हम आपके सामने सरल भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीप अस मोटिवेटिंग एंड टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग मेकिंग दिस वीडियोस। सो विद दिस आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं और जो हमारे आज की की हाइलाइट्स हैं, सबसे पहला हम आपको एक एनपीएस रिटायरमेंट बेनिफिट का एग्जांपल दिखाएंगे कि अगर आज के दिन एक पर्सन एनपीएस से रिटायर होता है तो उसको क्या कुछ मिलता है। उसकी हमने जो रेलिवेंट डिटेल्स है वो रखी है, बाकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। और जो कि न्यूज़ में आप सेकंड चीज़ है जो टैक्स स्लैब है उनके बारे में तो आप न्यूज़ में जान ही चुके होंगे। हम उनको आपके सामने थोड़ा एक रैशनलाइज्ड वे में प्रेजेंट करेंगे कि जितना आपको दिखाया जा रहा है उतना भी आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, वहां पे कंडीशंस अप्लाइड हैं। सो सबसे पहले हम एनपीएस के बारे में आते हैं, बिकॉज जो टैक्स स्लैब है वो तो आप न्यूज़ में बहुत देख चुके होंगे, तो वो तो आपको ऑलमोस्ट याद भी हो चुकी होंगी। तो हम पहले एनपीएस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो हेयर आपको आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, प्रोसीड टू वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस विद रिस्पेक्ट टू 31/01/2025। तो ये जस्ट रिसेंट है, मीन्स जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये वीडियो 2 फेब को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये 31 जनवरी 2025 को, मीन्स जस्ट 2 डेज आफ्टर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये रिसेंट डाटा है और ये जो पर्सन है हमने इनकी मैक्सिमम चीज़ों को हाइड कर दिया है, पर्सनल पर्टिकुलर्स को, तो उनसे आपको वैसे भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। तो ये एक जीडी है, कहाँ पे? बीएसएफ के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, और ये एनपीएस रूल के अंदर आते हैं। और जो इनकी टोटल लेंथ इन सर्विस है वो है 20 साल 4 महीने 6 दिन। और रिटायरमेंट डेट या वॉलंटरी रिटायरमेंट डेट है जो इनकी, वो है 31 जनवरी 2025। जिस दिन ये रिटायर होते हैं उनका बेसिक है 41,600। तो आप ये मान के चलिए कि इनका रिटायर होने से पहले इनका बेसिक 41,600 था, जिसमें इनको 53% डीए मिल रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट 21,000 के करीब इनको डीए मिल रहा था और बाकी के अलाउंसेस वगैरह थे। तो इन हैंड इनकी सैलरी अगर हम सिर्फ इनको ऐड करते हैं तो ये 62,000 बनती है, जिसमें प्लस में इनको एचआरए भी होगा, अदर अलाउंसेस भी होंगे। तो एटलीस्ट इनकी सैलरी मिनिमम 70,000 होगी जिस दिन ये रिटायर होने वाले होंगे। और जब इनकी पेंशन बनती है एनपीएस के अंडर, तो पेंशन बनती है सिर्फ 13,100 रुपए। और बाकी के इनके ग्रेचुइटीज हैं, जो लीव एनकैशमेंट है, बाकी की चीजें हैं। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो एनपीएस के अंदर इन्होंने कितने साल कंट्रीब्यूट किया है? इन्होंने 20 ईयर्स कंट्रीब्यूट किया है और 20 ईयर्स के कंट्रीब्यूशन के बाद जो इनकी पेंशन बनती है वो है 13,100 रुपए। अगर इनको ओपीएस मिल रहा होता तो इनको 41, ये जो है इसका हाफ यानी कि अराउंड 20,000 प्लस डीए मिलता, जो कि आज के दिन अराउंड 50% है, 53 समथिंग। और तो टोटल इनको 30,000 सैलरी मिल रही होती, पेंशन मिल रही होती, सॉरी। और अब उनको कितनी पेंशन मिलेगी? 13,100 रुपए। और अगर आपको ये लगता है कि अगर ये यूपीएस में होते तो इनको बेटर पेंशन मिल सकती थी, तो अगर हम ये कैलकुलेट करें कि ये सेम पर्सन अगर यूपीएस में रिटायरमेंट लेते और आइडियल कंडीशन में रिटायरमेंट लेते, तो आइडियल कंडीशन क्या? लेट मी एक्सप्लेन। हम इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं और ये, हाँ, तो आइडियल कंडीशन क्या है वहां पे कि आप जो इन्वेस्टमेंट है वो बेंचमार्क कॉर्पस के हिसाब से हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट खुद ना करें, गवर्नमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट करे। तो उस सिनेरियो में जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका, जो आपकी बेसिक है, बेसिक का हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको
जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है डिवाइड बाय 25, तो यहाँ पे 20 साल की कंप्लीट सर्विस है तो 20 बाय 25 हो जाएगा, और इंटू IC बाय BC, यानी कि ये बेंचमार्क्स था, इसको हमने 1 मान लिया, आइडियल कंडीशन मानिए, तो ये हमारा हो गया 1। सो ये हमें देता है 4/5, और जो इनका बेसिक है दैट बेसिक वाज 41,600। सो जो बेसिक है यहाँ पे यूपीएस के सिनेरियो में लास्ट 12th मंथ के बेसिक का एवरेज लिया जाता है। तो ये जो पर्सन है इनका ये 31 जनवरी 2025 को बेसिक 41,600 है। तो हो सकता है कि इनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगा हो, 1 जनवरी को लगा हो, या जो 1 जुलाई वाला लगा हो। तो बोथ सिनेरियो में अगर 1 जनवरी को इनका इंक्रीमेंट लगा है तो पहले इनका बेसिक अराउंड 40,000 होगा समथिंग, तो और 1 जुलाई से भी पहले 40,000 होगा, तो हम दोनों का एवरेज आउट करके ये मान लेते हैं कि इनका जो यहाँ पे बेसिक आएगा एवरेज करके वो 40,000 आएगा, बिकॉज यहाँ पे ईयर का एवरेज लिया जाता है। सो 40,000 बाय 2 इंटू 4/5, ये मिलता है आपको 20,000 इंटू 4/5, ये देगा यहाँ पे 4,000, और ये देता है 16,000। और इसमें इसके ऊपर उनको डीए मिलेगा, तो इसमें डीए हम अभी 53% के आसपास है, तो इसमें यानी कि 8500, 8,000 और 500 रुपए और ऐड कर देते हैं, तो उनकी पेंशन बनती यूपीएस के अकॉर्डिंग 24,500 रुपए के आसपास। सो यूपीएस में बन रही है 24,500, और एनपीएस में बन रही है दैट इज 13,100। अभी आप इसको देख के खुश होने लगेंगे कि ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया कि यूपीएस के अंदर पेंशन ऑलमोस्ट डबल बन रही है। तो यहाँ पे एक और जो चीज है वो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि अब अगर देखो आप इनकी कि इनकी यहाँ पे सर्विस 20 साल की है, तो अगर इनकी सर्विस 20 साल की है तो इन्होंने जो ऑलमोस्ट ज्वाइन किया होगा वो किया होगा 2005 के आसपास। इन्होंने 2005 के आसपास ज्वाइन किया था सर्विस में, एंड जब एनपीएस आया था शुरू में, जब गवर्नमेंट ने इसको 2004 के टाइम पे इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया था कि सबको अब एनपीएस मिलेगा, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने 4-5 ईयर्स तक जो एनपीएस का पैसा एम्प्लॉइज का काटा था उसको इन्वेस्ट ही नहीं किया। उन्होंने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, वो पैसा एज इट इज पड़ा रहा, और इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से जो आपको 4 से 5 साल के रिटर्न्स थे जो मिल सकते थे वो नहीं मिले। तो सेम इन पर्सन के साथ हुआ है कि इनको भी वो रिटर्न्स नहीं मिले, तो वो रिटर्न्स अगर नहीं मिले हैं तो वो इनके एनपीएस अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे जो 13,100 है, और अगर यूपीएस के हिसाब से हमने किया जो कि 24,500 समथिंग है। अगर इनको एनपी वो जो 4-5 साल के रिटर्न मिले होते तो इनका एनपीएस का अमाउंट बेटर हो सकता है, हम ये नहीं बोलते कि वो यूपीएस के बराबर हो सकता था। एंड इवन देन अगर इनकी जो पहले ये इन हैंड टोटल अगर हम यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी कि पहले इनको अराउंड 70,000 की सैलरी आ रही थी, इवन यूपीएस में अगर ये आ जाए और आज के दिन इनको यूपीएस मिल जाए तो भी इनकी जो पेंशन होगी वो 24,000 रुपये पेंशन होगी। तो ना तो आपको यहाँ पे एनपीएस में कोई फायदा है, ना यहाँ पे कोई यूपीएस में फायदा है। सो अपनी जो आपकी यूनियंस हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप उनको उनके सामने ये संदेश पहुंचाएं कि नाइदर यूपीएस इज बेनिफिट नोर एनपीएस इज बेनिफिट, आपको बेटर पेंशन स्कीम चाहिए, आइदर ओपीएस चाहिए, एल्स दोनों सिनेरियो में यही होगा। और ये तो आपके सामने बिल्कुल एक लाइव केस है कि आपके साथ क्या हो सकता है। और यहाँ पे जो ये एनपीएस का अमाउंट 4 से 5 साल तक नहीं डाला, इसका इफेक्ट अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो ये हम अगले हमारी जो कुछ इन फ्यूचर हम वीडियो बना रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम एनपीएस और यूपीएस का नंबर वाइज आपको कंपैरिजन शो करेंगे कि नंबर में कैसे कंपैरिजन होता है। तो जो उसका क्रक्स ये है कि जो आपकी सर्विस के पहले 4 से 5 साल हैं उसके अंदर जो एनपीएस में आप इन्वेस्ट करते हो वो आपके एनपीएस अमाउंट का लगभग 33% कॉर्पस होता है। मींस
जिस दिन अगर आप रिटायर होते हो और आपको 1 करोड़ रुपया एनपीएस कॉर्पस में जमा है आपके रिटायरमेंट के दिन, तो उसमें से 30 लाख के करीब रुपया जो है वो आपने जो पहले 4-5 साल में पैसा डाला था, वो 4-5 साल का पैसा ही आपका 30 लाख बन चुका होगा। और वही पैसा इनके लिए मिसिंग है कि इनके लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इन्वेस्ट ही नहीं किया, रूल्स ही फ्रेम नहीं किए, और जो एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट थी वो जाके 8-9 के अराउंड शुरू हुई थी। उससे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पैसा काटती थी और उनको साइड में रख देती थी, वो मार्केट में लगा ही नहीं कभी। और उस टाइम पे तो मार्केट ने बहुत बूम किया। सो ये था हमारा एनपीएस के रिगार्डिंग। और जो हमारा मैसेज यही है कि आप अपनी जो यूनियंस हैं उनके थ्रू रिप्रेजेंटेशन पहुंचाएं कि गवर्नमेंट को जो यूपीएस लेके भी आई है इसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है। इससे भी आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला, नाइदर एनपीएस नोर यूपीएस, दोनों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ आपको एक झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। उससे आगे बढ़ते हैं जो टैक्स वाला है हमारा। सो टैक्स के रिगार्डिंग आप सभी न्यूज़ में देख ही चुके होंगे कि टैक्स की न्यू स्लैब्स आई हैं, और जो न्यू स्लैब्स हैं वो आपके सामने कुछ ऐसे हैं। और यहाँ पे जो इसका बेसिक क्रक्स है दैट कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोग इसको मिस करेंगे, कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको 12 लैक्स प्लस 12 लैक्स तक एग्जम्पशन है टैक्स की, कुछ 75 जो 1000 है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। पर ये ओनली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है। बजट में स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर आपके पास अदर इनकम सोर्स है और जिसमें स्पेशल इनकम भी आएगी। स्पेशल इनकम कौन सी होती है? जो आप म्यूचुअल फंड से कमाते हो, स्टॉक मार्केट से कमाते हो, और या हाउस आपने कोई प्रॉपर्टी बेची वहां से कमाते हो, ये टाइप की इनकम्स को स्पेशल इनकम बोला जाता है। अगर आपके पास ये स्पेशल इनकम है तो शायद ये वाला सिस्टम पूरा का पूरा वैलिड ना हो और आपको फिर ये नॉर्मल ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स देना पड़े। ये कुछ क्लियर नहीं है, बिकॉज जो बजट की स्पीच थी उन्होंने स्पेशली सैलरीड इनकम के लिए बोला गया है और स्पेशल इनकम के लिए बोला गया है कि स्पेशल इनकम को अलग से डील किया जाएगा, स्पेशल इनकम के केसेस को। अभी ये क्लियर नहीं है कि अगर आप एक एम्प्लॉई हो और सपोज कीजिए आपकी जो ग्रोस इनकम बनती है वो 11 लाख बनती है, और आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और वहां से आपके पास आ जाता है हाइपोथेटिकली सपोज 3 लाख का प्रॉफिट आ जाता है, ये हम जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो आपका टोटल प्रॉफिट या टोटल बन जाता है साल का 14 लाख। तो इस सिनेरियो में आपको 11 लाख पे एग्जम्पशन लेके 3 लाख पे टैक्स देना होगा। मींस 11 लाख सैलरीड वाला एग्जम्पशन मिल जाए आपको और 3 लाख पे आप टैक्स दो, जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी होगा। या फिर ये आपका 11 लाख फिर वैलिड ही नहीं रहेगा, आपको 14 लाख पे कंप्लीट पे इस टेबल के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, और जहां भी मोस्टली पढ़ने को मिला है वो यही है कि इस सिनेरियो में आपको टोटल पे ही टैक्स देना पड़ेगा और आपको ये एग्जम्पशन फिर नहीं मिलेगी। तो अभी वेट कीजिए जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिलीज होंगे बजट के, और फिर उसमें से फाइन प्रिंट को पढ़ा जाएगा और फिर वहां से जब ऑब्जर्वेशंस आएंगी तो उनको ध्यान में रखिएगा। जैसे ही वो हमें मिलती है हम भी आपके सामने शेयर करेंगे। बट अभी आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा पेच है जो गवर्नमेंट ने खेला है, और स्पेशली बार बार बोला गया है कि सैलरीड एम्प्लॉयज, बिकॉज रिसेंटली कोई केस हुआ था जिसमें जो पर्सन था, जो प्रीवियस बजट था उसमें ये क्लियर नहीं था तो पर्सन कोर्ट में चला गया था। दैट्स वाई अब की बार बहुत सी चीजों को क्लियरली मेंशन किया गया है वर्डिंग्स के साथ कि जो केस है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सो होपफुली अगर आप ओनली सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपके पास 12 लाख और ये वाली जो आप ब्रैकेट के अंदर आते हैं, तो होपफुली आपके पास कुछ पैसा बचेगा जिससे आप आइदर सेविंग में लगा सकते हैं और कुछ चीजें परचेज करने में लगा सकते हैं। अगर आप सेविंग में लगाओगे तो अगेन वही सिनेरियो होने वाला है कि
जो ग्रोथ है कंट्री की वो नहीं बढ़ने वाली, बिकॉज़ जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी जीडीपी के ग्रोथ को 6.2 6.4 के अराउंड एक्सपेक्ट किया गया है, और इतना तो इन्फ्लेशन ही होता है। मीन्स एक्चुअली आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी कंट्री की, ये तो सिर्फ जो रेट है महंगाई बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, कि जो चीज पहले 100 रुपए की थी वो महंगाई बढ़ने की वजह से 106 रुपए की हो गई, और उसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ गई। सो विद दिस होपफुली ये हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए यहाँ पे, और इन फ्यूचर हम इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे जब और डाटा बाहर आता है टैक्स के रिगार्डिंग। अभी वीक के अंदर ही न्यू टैक्स जो बिल है वो पेश होने वाला है, तो जब वो प्रॉपर बाहर आ जाएगा, प्रॉपर उसके बारे में रीडिंग्स आ जाएंगी, तब हम वीडियो बनाएंगे डिटेल्ड और फिर से आपको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीक अपनी इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू रखते हुए आपके सामने जो रेलिवेंट ऑर्डर्स हैं उनकी वीडियो फिर से लेके आएंगे।